morning, students. I want to teach economics, class 9. I want to use of language Hindi because its book is Hindi. तो हम सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र की बुक जो है आपके सिलेबस में पहली बार आई है। तो हमसे सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा की तरफ बढ़ेंगे और इसके जनक कौन है इसके बारे में बढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना गया है। एडम स्मिथ के अनुसार अपने परिभाषा दिए हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। इस तरह हम अर्थशास्त्र में आवश्यकताओं का भी अध्ययन करते हैं। तो आवश्यकताएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: परमावश्यक आवश्यकता, आराम संबंधी आवश्यकता और विलासता संबंधी आवश्यकता। परमावश्यक आवश्यकता के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा को भी यह आवश्यकता जो है मानव जीवन के लिए सबसे उपयोगी है, क्योंकि इसके बिना मानव अपने आप को अधूरा समझता है, मानव जीवन का कल्याण ही नहीं हो सकता। दूसरी तरफ से हम आराम संबंधी आवश्यकता का अध्ययन करें। आराम संबंधी आवश्यकता में मानव अपने शरीर के सारी क्रियाओं को सही तरीके से करने के लिए इस आवश्यकता का प्रयोग करें। आराम संबंधी आवश्यकताओं में जैसे मोटरसाइकिल का प्रयोग, पंखे का प्रयोग, वाहन का प्रयोग, अन्य प्रकार के खाद्यान्न सामग्रियों का प्रयोग मनुष्य जो है कर रहे हैं। तीसरी है विलासता संबंधी आवश्यकता। विलासता संबंधी आवश्यकता मानव अपने दैनिक जीवन में अधिक अपने आप को विकसित करने के लिए इसका प्रयोग करता है। ये इससे मानव की आवश्यकता भी पूर्ति कर लेता है। जैसे कुछ भोग विलास की वस्तुएं, इत्र का प्रयोग, नशीले पदार्थों का प्रयोग विलासता संबंधी आवश्यकता के अंतर्गत गिनती है। हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र की कुछ और विशेषता, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से धन की प्राप्ति करता है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। गैर आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिस क्रिया के माध्यम से कार्य करने के बाद भी मानव को धन की प्राप्ति नहीं होती है, उसे हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल रूप देते हैं, एक शिक्षिका अपने बच्चों की सेवा सत्कार करती है, अपने परिवार की देख रेख करती है और सारे घरेलू कार्य को करती है, उसके लिए उसे किसी भी प्रकार के पैसे की आमदनी नहीं होती है और वही माता तो ऐसी प्रक्रिया को हम गैर आर्थिक क्रिया में गिनते हैं। और वही माता यदि किसी शिक्षण संस्थान में, बैंक, कार्यालय, दफ्तर में सेवा देती है, उस सेवा के बदले में उन्हें कुछ धन प्राप्त होता है, जिसे हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के कुछ और टिप्स, जैसे बाजार। बाजार किसे कहते हैं? तो बाजार उसे कहते हैं जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय हो, जहां पर वस्तुओं का सही मूल्य अंकित किया जाए और वस्तु क्रेता और विक्रेता के बीच आपस में संबंध बने
और एक दूसरे के वस्तु का हस्तांतरण हो, उसे हम बाजार कहते हैं। इस तरह बाजार के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। जिस तरह राजनीति शास्त्र में राज्य के 4 अंग होते हैं, उसी तरह बाजार के भी 4 अंग होते हैं। जैसे क्रय विक्रय के लिए वस्तु, क्रय विक्रय करने वाला व्यक्ति, स्थान और क्रेता और विक्रेता के बीच में आपस संबंध को ही हम बाजार की तुलना कर सकते हैं। बाजार वही कायम होती है जहां पर जनसंख्या कायम हो और वस्तु की बिक्री हो सके। ऐसी बात नहीं कि बाजार वहीं पर लगती है जहां पर जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वैसे लोग जहां पर पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे सब्जी मंडी में सब्जी की लोगों की आवश्यकता है, वहां पर यदि हम सोने चांदी रख देते हैं और बहुत कीमती पदार्थ रख देते हैं तो गरीब मूल के क्षेत्र के लोग उसको क्रय नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थान को हम बाजार की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। आर्थिक आमदनी के आधार पर यदि वस्तु वहां पर रखी जाए और वस्तु को लोग खरीदे क्रय करे, क्रेता और विक्रेता के बीच में सामंजस्य बने, उसे ही हम बाजार के रूप में प्रदान कर सकते हैं। थैंक्स।